आगे बढ़ते बात इजराइल की कर लेते हैं, जहां इजराइल के खिलाफ लेबनान और सीरिया में मोर्चा संभालने वाले ईरानी सेना के टॉप कमांडर जनरल रेजा जाहेदी को इजराइल ने मार गिराया है। इजरायली एयर फोर्सेस ने सीरिया में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसके बाद भड़के ईरान ने इजराइल को चेतावनी भुगतने की भी धमकी दे दी है। कैसे जनरल जाहेदी की मौत ने ये बदला कैसे लिया गया और कैसे अब युद्ध की चिंता पूरी दुनिया को सता रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया पर फिर मंडराया महायुद्ध का खतरा। इजरायली हमले से भड़क गया ईरान। इजरायल ने मार गिराए आईआरजीसी के 2 टॉप जनरल। अब ईरान देगा इजरायल को मुंहतोड़ जवाब। जिसका डर था वही हुआ। ईरान के छल से परेशान इजरायल ने आखिरकार गुस्से में आकर वो कदम उठा लिया जिसका डर दुनिया के कई ताकतवर देशों को कई महीनों से सता रहा था। इजरायल ने आखिरकार सीरिया के दमिश्क में घुसकर ईरान के उन 2 टॉप जनरल का शिकार कर ही दिया जो लंबे वक्त से इजरायल की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दमिश्क में ईरानी दूतावास और इसके आसपास मची तबाही की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इजरायली एयरफोर्स का सोमवार को किया गया टारगेटेड अटैक कितना घातक रहा होगा। बताया जा रहा है कि इजरायल के घातक F-35 स्ट्रीट फाइटर जेट का हमला इतना घातक और अचूक था कि निशाने पर कई बिल्डिंग के साथ उसके बगल में मौजूद ईरानी दूतावास की बिल्डिंग चंद पलों में समतल होकर धूल के गुबार में तब्दील हो गई। ईरानी सेना के मुताबिक इजरायल के इस हमले में उसकी सेना के 2 टॉप जनरल मारे गए, जिसमें सीरिया और लेबनान में आईआरजीसी फोर्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी और उनके डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी का नाम शामिल है। ईरानी सेना के मुताबिक इजरायल का यह हमला पूरी तरह से टारगेटेड अटैक था, जिसमें इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर ईरान का दूतावास था। बताया जा रहा है कि इजरायल ने यहां तबाही मचाने के लिए अपने फाइटर जेट से 6 मिसाइलें दागी, जिसकी चपेट में आकर यहां ईरानी सेना के 2 जनरल समेत दूतावास के 5 अफसर मारे गए। ईरानी सेना के लिए सीरिया में तैनात 2 टॉप जनरलों की मौत कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले से बौखलाई ईरानी सेना ने घटना के फौरन बाद इजरायल को चेतावनी भरे लहजे में इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। आईआरजीसी के लिए मारे गए कमांडर जनरल जाहेदी की मौत से क्या नुकसान हुआ है, आप इसे ऐसे समझिए। जिहादी आईआरजीसी क्यूएफ यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्दूस का टॉप कमांडर था। ये अमेरिका के लिस्ट में आतंकवादी संगठन है। जाहेदी आईआरजीसी क्यू का सीरिया और लेबनान में यूनिट हेड था। ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह के बीच बिचौलिए का काम करता था। रुतबे के हिसाब से बात करें तो जाहेदी दोनों देशों में ईरानी सेना का टॉप कमांडर था। बताया जा रहा है कि कमांडर जाहेदी ही वो शख्स था जो सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायल के खिलाफ सभी ईरानी आतंकवादी अभियानों का संचालन कर रहा था। और साल 2020 में अमेरिकी सेना के हाथों कुद्दूस फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जाहेदी ही ईरानी सेना के दोनों देशों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जाहिर है इजरायल ने आईआरजीसी को बहुत बड़ा जख्म दिया है, जिससे उबरना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इजरायल के दिए चोट से बिलबिलाए सीरिया में ईरान के राजदूत ने हमले के फौरन बाद इजरायल को अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी कर दी, जिसे देखते हुए एक बार फिर से दुनिया में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर तैयार नहीं है और खुलकर अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला बोला है। अब चिराग पासवान ने 2 साल में मेहनत किया, भीड़ इकट्ठा की, उस भीड़ से प्रभावित होकर बीजेपी ने मजबूरन इन्हें 5 सीट दिया, इनके ताकत को देखते हुए। क्या मैं सही हूं? हम लोगों के परिश्रम को, संघर्ष को और संयम को
राजनीति का विद्यार्थी हूँ। मैं मानता हूँ कि राजनीति में संयम, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इम्पेशेंट नहीं हुए, धैर्य कभी नहीं खोया, संयम के साथ आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते गए और उसको सम्मान मिला है। आपकी पार्टी को तोड़ा था बीजेपी ने, फिर वही बीजेपी ने अपनी गलती सुधारी और उनको लगा कि नहीं, चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, इसीलिए 5 सीट दिया है। और क्यों पार्टी तोड़ा था उस समय? क्या आपको कोई जानकारी मिल पाई, कोई भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात हुई? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेता मिलकर आपके 5 सांसदों को लेकर गए ओम बिरला स्पीकर के यहाँ, और उसके बाद अचानक से आपको पता चलता है कि आपकी पार्टी टूट चुकी है और आप पैदल कर दिए गए हैं। बिल्कुल भाई, मेरी पार्टी को मेरे अपनों ने तोड़ा। मैं किसी दूसरे तीसरे पे उंगली उठा ही नहीं सकता हूँ अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ सकती। मेरे अपनों ने ना सिर्फ पार्टी को तोड़ा, परिवार ने तोड़ा। हैविंग सेड दैट, मैं इन तमाम चीज़ों से जूझता, उलझता, संघर्ष करता मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर मेरा ध्यान केंद्रित है। 2.5-3 साल पहले जो हुआ नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों से लड़ते, संघर्ष करते, संयम बरतते हम लोग यहाँ पर आए हैं, और मुझे लगता है उसी बात का सम्मान गठबंधन के द्वारा भी दिया गया है। 5 सीटें मिली आपको, जिसका अनुमान था आपको कि 5 सीटें मिलेंगी? आज से 3 साल पहले कहूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं ही कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत रख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी हर जगह। चिराग पासवान अब समाप्त हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र कभी दोबारा नहीं होगा, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। बट हाँ, इन 3 सालों में बिना इस बात की कोई उम्मीद रखे कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है, हम लोग सिर्फ कार्य करते गए, परिश्रम करते गए। हाँ, बट उम्मीद ज़रूर थी कि जो मेहनत हम लोगों ने की है उसका उचित सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए, और वो दिया गया। तो चाचा कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए के साथ हैं, तो क्या, लेकिन उन्हें 1 सीट भी नहीं मिली। उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी चाचा की पार्टी दोबारा से फिर से घर वापसी कर ले और मर्ज कर ले पार्टी को? देखिए, मैं कोई नहीं होता ये सारी बातें कहने वाला, या मैं कोई नहीं होता इन बातों पे कोई टिप्पणी करने वाला। मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार के बड़े ये फैसला करते हैं। परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्हीं का था। जब आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला जब उनसे पूछा जाता है तो नेवर नेवर नेवर, ये भी जवाब उन्हीं का ही रहा है। मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोग के चुनाव प्रचार के, रोजगार और डेवलपमेंट तो हैं ही, उसके अलावा आपका अपना प्लान कुछ है? बिल्कुल, मैं बिहार फर्स्ट पे मैं काम करता हूँ, बिहारी हूँ, बिहार का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ भारत की संसद में। हमेशा बिहार से जुड़े विषयों को उठाने का कार्य करता हूँ, और जो मेरी सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाना, इसको तो ज़रूर मुद्दे में हम लोग रखेंगे ही। बाकी मेरे प्रधानमंत्री जी की एक अपनी गारंटी है, मोदी की गारंटी, जिस पे दुनिया, हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, देश तो विश्वास करता ही है, दुनिया भी मोदी की गारंटी का जिक्र करती है। तो ऐसे में मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोदी की गारंटी, ये तमाम विषय और तमाम घटक दल जब एक साथ आकर इन विषयों को रखेंगे, और बिहार में एक लंबे समय के बाद प्रकाश भाई डबल इंजन की सरकार मिली है, ये बिहार की एक विडंबना रही है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की सरकारें रहीं। जब यहाँ पे एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की होती थी, जब वहाँ पे एनडीए की बनी तो यहाँ पे महागठबंधन की बनी। तो ये डबल इंजन की सरकार, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने देखा, जिस तीव्र गति से विकास उत्तर प्रदेश कर रहा है, वो डबल इंजन की वजह से वो बल राज्य को मिलता है। मुझे लगता है कि जब अब देश में प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, और वो सिंक में है, दोनों एक सोच की सरकार है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में विकास को और गति मिलेगी। मेरा ये सवाल है कि हर पार्टी जो है क्लेम करती है कि यूथ को वो टिकट देंगी। पहली बार हमने देखा है कि एक राजनीतिक दल, आप भी युवा हैं, 5 सीटें मिली, आपने कई युवाओं को, महिला भी हैं उसमें, पुरुष भी हैं, अच्छा समावेश किया है। ये मेरी प्राथमिकता में था। मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मैं मानता हूँ मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं और युवाओं का। मैं मानता, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, वो किसानों को एक जाति मानते हैं, जात पात से उठकर वो भी सोच रखते हैं। ऐसे में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाइए, मेरे हर नाम के आगे युवा बिहारी लिखा हुआ है।
तो जब मैं युवा बिहारियों की बात करता हूं और मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं दूं, उनको मैं मौका ही नहीं दूं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मैं गलत करूंगा। ऐसे में मेरी सोच में ज़रूर था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं मौका दूं चुनाव लड़ने का। मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से भी नहीं हूं जो अपने समकक्ष को बढ़ने से रोकते हैं इस डर से कि कहीं वो उनसे आगे ना निकल जाएं। बट जिन युवाओं को मैंने मौका दिया उनमें आप देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, शांभवी हैं, आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखिए, राजेश की देखिए, अरुण भारती जी हैं जिनकी पूरी काबिलियत को समाहित कर दिया जाता है ये कहकर कि वो मेरे जीजा हैं, बट आप उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, लंदन से पढ़ के आए, MBA की डिग्री है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनकी माँ का बिहार की राजनीति में एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में अनुभव है, वीना जी हैं, वो दूसरी बार की सांसद इस बार बनेंगी। तो ये तमाम चीज़ों का, महिलाओं का, नारी बंधन अधिनियम इसी बार हम लोग सत्र में हम लोग लेकर आए थे, विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया था। 33% की बात हुई थी, 40% हम लोगों ने दिया, 5 में से 2 सीटें हम लोगों ने महिलाओं को दी। तो ऐसे में कल को जब ये लोग जाएंगे भारत की संसद में, ये वो सही चेहरा है बिहार का जो दिखना चाहिए। कल को जब शांभवी बोलेंगी, राजेश बोलेंगे, अरुण भारती बोलेंगे, तो ये वो चेहरे हैं जो बिहार के दिखने चाहिए, जो बिहार को रिप्रेजेंट करने चाहिए। बिहार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बट जब ऐसे वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड यंगस्टर्स आएंगे और बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे तो देश में ही नहीं दुनिया में बिहार की एक खूबसूरत छवि देखने। रामविलास जी की सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर से पहली बार, 2 बार जमुई से लड़े, पहली बार आप लड़ रहे हैं। क्या रामविलास जी के विनिंग रिकॉर्ड को आप तोड़ना चाहेंगे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया था उनका 1977 में। मैं पापा ये बात कहते थे, एंड आई थिंक आपसे भी उन्होंने कई बार ये बात कही होगी और ऑन रिकॉर्ड भी है, वो हमेशा ये कहते थे कि एक पिता को सबसे ज़्यादा गर्व तब होता है जब उसका बेटा या उसका बेटी उससे आगे निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर पाया तो सबसे ज़्यादा खुश पापा ही होंगे। आगे बढ़ते बात इजराइल की कर लेते हैं, जहां इजराइल के खिलाफ लेबनान और सीरिया में मोर्चा संभालने वाले